तो अभी हम देखने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर का NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है सब, ध्यान दीजिएगा। सिंपल बोला हुआ है कि द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मेनी वेज। तो द मोस्ट एक्यूरेट डिफिनेशन क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, पूछ चुका है नीट में, ध्यान दीजिएगा। तो सी आंसर। थर्ड सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ कि द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल्स में डिजीज करते हैं उसको बोलते हैं पैथोजन, पैथोजन बोलते हैं। वेक्टर क्या होता है? वो डिजीज को ट्रांसफ़र करता है, ध्यान रखिएगा। और इंसेक्ट और वार्म भी क्या होता है? एक तरह का वेक्टर होते हैं, ठीक है। तीसरा, द क्लिनिकल टेस्ट दैट यूज्ड फॉर द डायग्नोस्टिक ऑफ टाइफाइड। ये तो फेमस क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा हुआ है। तो इसको बोलते हैं विडाल टेस्ट से, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो ELISA है, ESR है, PCR है, तो ध्यान दीजिएगा। ESR तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इस सब पूछना नहीं है। लेकिन यहाँ जो दिया है ELISA और PCR, इसको हम जनरली बायोटेक में दिया हुआ है कि अगर पैथोजन कम है, पैथोजन कम है तो उस समय हमारे बॉडी में सिम्टम नहीं दिखता है। तो उस समय अगर हमको जानना है कि हमारे बॉडी में पैथोजन है या नहीं है, तो उसके लिए हम टेस्ट लेते हैं। उसमें 3 टेस्ट होता है। कौन कौन? तो याद रखिएगा, PER, P मतलब PCR, E मतलब ELISA और R मतलब RDT, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो ध्यान दीजिएगा, बायोटेक का है क्वेश्चन, नीट में 1 से 2 बार पूछ चुका है कि अगर कम पैथोजन है, जब सिम्टम नहीं आया हुआ रहता है, उस समय हम क्या करते हैं? तो PER करते हैं। ये तीनों टेस्ट में कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। तो क्लिनिकल टेस्ट किसके लिए? डायग्नोस्टिक टाइफाइड के लिए। टाइफाइड में कौन सा? विडाल टेस्ट, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब पूछ चुका है। चौथा क्वेश्चन अब बोला है कि डिजीज इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, यानी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो ये पूछा है कि कौन कौन सा इन्फेक्शियस है। तो ध्यान रखिएगा कि कैंसर है वो नॉन इन्फेक्शियस है, और एलर्जी भी क्या है? नॉन इन्फेक्शियस है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूछा क्या है? इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस मतलब तो क्या होता है? इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह फैले। तो स्मॉल पॉक्स जो जानते हैं हम लोग, चिकन पॉक्स जो छोटी माता बोलते हैं उसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। और इन्फ्लुएंजा जो छींक खांसी होता है, ये भी तो फैलता है एक जगह से। तो इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स यानी 2 और 4 यानी डी आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये सब NCERT का लाइन है। अब आते हैं द स्पोरोजोइट दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन फीमेल एनोफेलिज मस्क्यूटो बाइट ए पर्सन। तो बोलता है ना कि जब फीमेल एनोफेलिज मस्क्यूटो एक पर्सन को बाइट करती है तो स्पोरो पड़ जाता है, ये तो पता ही है। तो बोलता है कि स्पोरोजोइट कहाँ बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ बनता है? तो गट ऑफ द मस्क्यूटो। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लिखा है लीवर ऑफ द पर्सन, पर्सन का लीवर में थोड़े बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि मस्क्यूटो के लिए कौन सा इन्फेक्शियस होता है और ह्यूमन के लिए कौन सा इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी हाई स्कूल। कैसे? तो मस्क्यूटो में इन्फेक्शियस होता है गैमेटोसाइट और ह्यूमन में स्पोरोजोइट। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। ये को इतना बार पूछा हुआ है कि इन्फेक्शियस मस्क्यूटो के लिए कौन सा और ह्यूमन के लिए कौन सा। तो महात्मा गांधी हाई स्कूल। तो ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। इसका डी आंसर। अब आगे आते हैं। सिंपल बोला है कि द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाई, ट्रांसमिटेड कौन सा है? हाउस फ्लाई, एडीज, मस्क्यूटो और फीमेल। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो दिया है एडीज, एडीज क्या है? जो चिकनगुनिया हो या डेंगू हो, डेंगू या चिकनगुनिया दोनों को ट्रांसफॉर्म करता है तो एडीज करता है। अच्छा ये बताइए, फीमेल एनोफेलिस अभी पढ़ा है, मलेरिया कौन करता है? तो हमें बताइए दूसरा कमेंट में कि यहाँ पे कि हाउस फ्लाई को कौन ट्रांसफ़र करता है, हाउस फ्लाई किस बीमारी को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर थर्ड था, सेकंड था एडिज मस्किटो, ठीक है। अब आते हैं कि मेनी डिजीज़ को डायग्नोस किया जाए बाई ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स।
इन द पेशेंट में सिम्टम देखते हैं, हम बताते हैं कौन सी बीमारी है। तो बोल रहा है कि आप सिम्टम्स नीचे दिया गया है उसको पहचानी है और बताइए कौन सा सिम्टम है जो निमोनिया कॉज करता है। तो निमोनिया जैसे आता है तो हम जानते हैं कि लंग्स डैमेज होता है। ध्यान रखिएगा, निमोनिया में लंग्स, कुछ भी क्वेश्चन आए निमोनिया जैसे आए समझिए हो क्या है, लंग्स अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो बोलता है कि जनरली क्या होता है निमोनिया में, ध्यान दीजिए पढ़िए ऑप्शन यहाँ पे लिखा है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। जैसे ही लंग्स होगा तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी ही, फीवर आएगा, चिल फीवर आएगा, कॉफ आएगा, हेडेक आएगा, जो कि फेमस है जो निमोनिया में होता है। ठीक है, आंसर यही है। आगे देखते हैं कॉन्स्टिपेशन मतलब ऐसा कुछ तो होता नहीं है, एब्डोमिनल पेन नहीं होता है, क्रैम्प और ब्लड क्लॉट, ये सब क्या होता है अमीबायोसिस का है। अमीबायोसिस यानी इंट अमीबा हिस्टोरिटिका द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो आगे पढ़िएगा तो नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, कफ, कॉन्स्टिपेशन आ गया, फिर यहाँ पे नहीं होगा, यानी हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, ये सब क्या है कहीं ना कहीं टाइफाइड का होता है। तो बेसिक क्या आंसर हुआ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, अब आते हैं चौथा क्या दिया है कैंसर कॉजिंग जीन। वैसा जीन जो कैंसर कॉज करता है उसको हम बोलते हैं ऑन्कोजीन, और वैसा वायरस जो कैंसर करता है उसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। ये ध्यान दीजिएगा, सब इसमें से जितना क्वेश्चन है अधिकतर नीट में पूछ चुका है। ठीक है, अब आते हैं तो इसका आंसर क्या हुआ ऑन्कोजीन। अब आते हैं यहाँ पे दिया है कि इन मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो ट्यूमर होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक बिनाइन और एक होते हैं मैलिग्नेंट। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उसमें क्या बोलता है ना कि जो सेल प्रोलिफरेट, ग्रो रैपिडली एंड मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड न्यू ट्यूमर फॉर्म करते हैं। तो इस हम फिनोमेना क्या बोलते हैं मेटास्टेसिस। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि एक मान लो ये बॉडी में यहाँ पे अगर कोई कैंसरस हुआ है तो ये क्या होता है ना कि एक होता है कि जो यहीं पर रहता है कहने तो उसको बोलते हैं बिनाइन, लेकिन यही जो ब्लड के माध्यम से यहाँ आ गया और यहाँ आकर यहाँ पे कैंसर बना लिया, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। और ये किसका प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट का है। कितने बार पूछ चुका है कि मेटास्टेसिस किसे कहते हैं, एक तो ये है, दूसरा बात कि ये मैलिग्नेंट का है या बिनाइन का है, तो किसका है मैलिग्नेंट का है। ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन बोला है व्हेन ए अपेरेंटली हेल्दी पर्सन इज डायग्नोस्ड अनहेल्दी बाय साइकाइट्रिस्ट। जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन गया साइकाइट्रिस्ट के पास, वहाँ उसको बताया गया कि तुम क्या हो अनहेल्दी हो। इसका मतलब क्या है, रीजन क्या बताया उन्होंने, लिखा है कि द पेशेंट वाज नॉट इफिशिएंट एट हिज वर्क। साइकाइट्रिस्ट तो उसको काम तो करा नहीं रहा है तो वर्क तो देखेगा नहीं। पेशेंट वाज नॉट इकोनॉमिकली, ऐसा कुछ तो है नहीं। द पेशेंट सो बिहेवियरल एंड सोशल मेल एडजस्टमेंट, ये वहाँ पे जो पेशेंट को दिखेगा उससे बताएगा। ध्यान रखिएगा। तीसरा बोला है कि ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि साइकाइट्रिस्ट क्या दिखा होगा कि पेशेंट का बिहेवियर क्या है और उसका सोशल एडजस्टमेंट क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर अब बोला है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये होता क्या है, इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का पहला तो क्वेश्चन की एग्जांपल बताइए। तो एक होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एक होता है याद किया महात्मा गांधी यानी माइस्थीनिया ग्रेविस। ये 2 एग्जांपल एनसीईआरटी में, ध्यान दीजिएगा। ये सब क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। तो इसमें कहने का मतलब क्या होता है, इसमें जिस भी किसी को अगर बीमारी होता है तो उसके बॉडी में खुद का सेल खुद को नहीं पहचान पाएगा और अपने ही सेल को मारने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 केस होता है, अपने आप को सेल पहचान नहीं पाएगा और सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है, पढ़ते हैं द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन या फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल इंक्रीजेज। बोल रहा है कि हमारे बॉडी में जो अपना सेल है और बाहर का सेल कोई आएगा तो उसको अच्छा से पहचान पाएगा। जब ऐसा पहचान पाएगा तो बाहर को मार नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जब भी कभी भी बीमारी होता है तो ये क्या होता है कि अपना सेल या कोई और सेल को पहचान ही नहीं पाता है। तो इसको लगता है अपना सेल भी बाहर का सेल है, इसलिए अपना सेल को भी मार देता है। ऐसा होगा नहीं। दूसरा बात लिखा है बॉडी अटैक सेल्फ सेल, अपना सेल को खुद को मार ले। जैसे ही बीमारी होगा इसमें खुद का सेल खुद को मार लेगा। तो पहला चीज़ है। तीसरा
मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर एंटीबॉडी बन जाएगा तो फिर तो मार ही देगा ना तीसरा बाहर वाले को। और बोले चौथा कि द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन या फायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्फ सेल इज लॉस्ट, मतलब हम बाहर वाले हैं अपने वाले हैं पहचान नहीं पाएंगे, तो अगर पहचान नहीं पाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये लॉस्ट रहता है प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 11 का क्या होगा, 2 और 4, ठीक है बी आंसर। अब आते हैं एड्स इज कॉज्ड बाई HIV वायरस, ठीक है। तो बोला है कौन सा ऐसा मोड नहीं है ट्रांसमिशन का, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं ब्लड को ट्रांसफ्यूजन होता है मेनली। तो क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, ठीक है, इससे भी होता है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, जो वैसा नीडल्स जो किसी और को हुआ है और जस्ट वो नीडल्स से अगर ब्लड आता है तो वहाँ हो सकता है। लिखा है कि शेकिंग हैंड्स एंड इन्फेक्टेड पर्सन, शेकिंग कोई भी जिसको एड्स हुआ है और उसका हैंड शेक करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा ये हाथ छूने से नहीं फैलता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्ट, एकदम सही बात है, ये भी है ये भी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है, तो नॉट पूछा है तो क्या करेंगे, शेकिंग हैंड वाला, ठीक है। आगे आते हैं। अब बोला है कि स्मेक एज ड्रग, स्मेक पल होता क्या है, तो हम जानते हैं मॉर्फिन का ही होता है, मॉर्फिन का ही डाइस्टाइलेशन होता है। तो मॉर्फिन में क्या होता है, ये क्या होता है, मॉर्फिन कहाँ से मिलता है, तो लैटेक्स ऑफ पैपावर सोम्निफेरन, ध्यान रखिएगा। ये तो धतूरा हो गया, कैनाबिनॉइड्स हो गया, धतूरा हो गया, इडेसियम कोकीन हो गया, ये अलग बात है। तो ये भी क्वेश्चन जितना इसमें से क्वेश्चन है ना सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन, और नीट में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत रहता है इसमें से, ठीक है। तो चौथा क्या होगा, 14 नंबर, द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फर्दर इन्फेक्शन, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 4 गो सेल है, यहाँ पे ABC करके सेल है, तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई वायरल इन्फेक्ट किया तो यहाँ से कुछ प्रोटीन निकलता है, यहाँ से कुछ प्रोटीन निकलेगा जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, और वो क्या करेगा, अदर सेल को प्रोटेक्ट कर देगा फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ये बात ध्यान रखें। तो इंटरफेरन क्या होता है, इंटरफेरन में 4 गो बॉडी है, यहाँ मान लो कोई वायरस अटैक किया तो ये वायरस तुरंत क्या करेगा, एक प्रोटीन बनाएगा जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन, और ये फर्दर तीनों को बचा लाएगा किससे, कि इसको वायरस नहीं मार पाएगा। तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला यहाँ पे, इंटरफेरॉन। अब आगे आते हैं, लिखा है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू या ऑर्गन टू सेव सर्टेन पेशेंट ऑफन फेल ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ सच टिश्यू बाय द पेशेंट। सिंपल बोलता है कि हम किसी को कोई भी चाह नहीं सकते हैं, किडनी भी या लिवर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी उसको फौरन पहचान कर उसको मार देगा। तो लिखा है कि फिर भी हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये तो कम से कम 4 से 5 बार पूछ चुका है इधर ही कि ट्रांसप्लांटेशन क्यों सक्सेस होता है, क्योंकि लिखा है कि विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन, जो कोई भी किसी को डाल देंगे तो वहाँ पे रिजेक्ट कर देगा, इसका मतलब क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, NCERT में भी है, ठीक है। अब आते हैं, लिखा है कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम मदर मिल्क, फर्स्ट मदर मिल्क प्रोटेक्ट न्यू बॉर्न बेबी, कौन सा होता है, तो कोलोस्ट्रम पता ही है कि IgA। अब आप बताइएगा यहाँ कमेंट में कि यहाँ पे कि जो कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा से क्रॉस करता है, ध्यान रखिएगा, और कौन सा जो एलर्जी से रिलेटेड है, दोनों बात, ठीक है। फर्दर ये सब पूछा है क्वेश्चन। अब आगे आते हैं, सिंपल बोला है कि टोबैको कंजम्पशन इज नॉन टू स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। जैसे ही टोबैको चबाते हैं तो उसमें से क्या निकलता, मतलब क्या सेक्रेट करता है, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। तो बोलता है कि द कंपोनेंट कॉजिंग दिस, तो क्या ऐसा निकलता है टोबैको से कि जो हमारे हार्मोन को निकलवाता है, तो उसको बोलते हैं निकोटीन। तो सबको पता रहता है, ध्यान रखिएगा, निकोटीन। अब आता है 18 नंबर कि एंटी वेनम एगेंस्ट स्नेक पॉइजन, कोई भी सांप काटा है तो क्या उसमें एंटी वेनम में ऐसा क्या रहता है, तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि मान लीजिए एंटी वेनम में जैसे हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आया तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले से बना बनाया हम एंटी वेनम में क्या करते हैं, एंटीबॉडी डाल देते हैं, पहले से बनाया, तो तुरंत एंटी वेनम डालेंगे तो तुरंत वहाँ के विष को मार देगा। अगर हम वहीं एंटीजन डालेंगे तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, दैन मारेगा। तो ध्यान रखिएगा ही कि अगर तुरंत चाहिए तो एंटीबॉडी, अगर टाइम लेगी चाहिए तो एंटीजन।
तो क्या हुआ एंटीबॉडी में, इसमें क्या हो गया, एंटीवेनम में एंटीबॉडी होता है जनरली, ये तुरंत होता है ना, तुरंत देते हैं तो एंटीबॉडीज, और स्लो काम करेगा तो एंटीजन, ध्यान रखिएगा एंटीजन स्लो काम में करता है। अब आते हैं, अब लिखा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फोइड टिश्यू, कौन सा ऐसा है जो लिम्फोइड टिश्यू नहीं है। तो हम जानते हैं जनरली कि लिम्फोइड टिश्यू में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दो तरह का होता है लिम्फोइड टिश्यू में, एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड, एक होता है सेकेंडरी लिम्फोइड। तो प्राइमरी में जनरली क्या होता है, बोन मैरो एंड थाइमस, इसको देख लीजिएगा, बोन मैरो और थाइमस कितनी बार पूछा है। और सेकेंडरी में क्या होता है, जनरली क्या होता है, प्लास्ट माल्ट, एक ट्रिक है प्लास्ट माल्ट, एक होता है, ध्यान रखिएगा, प्लास्ट मतलब पियर्स पैचेज, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, स्प्लीन और टॉन्सिल्स, माल तो है ही। तो ध्यान रखिएगा आप कौन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो देख लीजिए, थाइमस है, टॉन्सिल्स है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज नहीं है। अब आते हैं, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज आता है, एक सेकंड, यहाँ पे सिंपल बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट द बर्थ बट रिड्यूस्ड इन साइज विथ एजिंग। एजिंग में क्या होता है, जैसे ही शुरुआत में अच्छा रहता है और जैसे ही एज बढ़ता है तो हमारे बॉडी से क्या होता है, उसका मतलब उसका शेप क्या होता है, छोटा हो जाता है। ये तो फेमस क्वेश्चन है, कौन सा ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड, तो ध्यान रखिएगा इसको, थाइमस ग्लैंड होता है। अब आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं, लिखा है 21 नंबर क्वेश्चन है, हीमोजॉइन, हीमोजॉइन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा हीमोजॉइन क्या होता है, जब हमारे बॉडी में जैसे मलेरिया होता है, तो मलेरिया होता है तो हमारे बॉडी में कौन सा गया, स्पोरोजॉइट गया, वो लीवर से कहाँ चला गया, ब्लड में, और ब्लड में जाकर ब्लड को डिस्ट्रॉय किया तो वहाँ से एक सामान निकला क्या, हीमोजॉइन निकला। ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस था हीमोजॉइन, जो क्या करता है हमारे बॉडी में, चिल फीवर करता है। तो लिखा है कि हीमोजॉइन क्या होता है, तो हीमोजॉइन क्या होता है, टॉक्सिन्स रिलीज स्ट्रेप्टोकोकस तो होता होगा, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, प्लाज्मोडियम जो पढ़े होंगे मलेरिया में, पहले से पढ़ चुके हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया में पूछता है बहुत बार। 22 नंबर बोला है कौन सा नॉट कैजुअल, और मतलब रिंग वर्म कौन नहीं करता है, तो रिंग वर्म कौन नहीं करता है, तो रिंग वर्म पहले कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो मेट मतलब माइक्रोस्पोरम, इपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन, ये 3 करता है। माइक्रो क्योंकि ये सब रिंग वर्म बहुत छोटे छोटे होता है ना, मैक्रो नहीं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, इपिडर्मोफाइटोन, यहाँ मैक्रो है मतलब बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है रिंग वर्म छोटा छोटा, तो क्या होता है मैक्रोस्पोरम। और लास्ट क्वेश्चन बचा यहाँ पे, ए पर्सन विथ सिकल सेल एनीमिया, अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है तो ऑप्शन है क्या, मोर प्रोन टू मलेरिया, मोर प्रोन टू टाइफाइड। तो बोलता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि मोर प्रोन मतलब उसको मलेरिया जल्दी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी सिकल सेल एनीमिया होता है तो जो हमारा आरबीसी का शेप होता है, कैसा आरबीसी का शेप अगर पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा कैसा होता है, इसका नाम में ही है राउंड एंड बाई कनकेव, राउंड एंड बाई कनकेव जनरली होता है। लेकिन जैसे किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है तो क्या होता है, ये राउंड ना होकर सिकल शेप हो जाता है, सिकल शेप, और सिकल शेप हो जाएगा तो ऑक्सीजन कम पड़ने चलते क्या होता है, टूट जाएगा। अब मान लो कोई आएगा मलेरिया वाला, जैसे प्लाज्मोडियम आया और इसको यहाँ पे आ गया तो वो क्या होगा, यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन टूट जाएगा, जब टूट जाएगा तो उसको मलेरिया होने का खतरा नहीं रहेगा। तो लिखा क्या, लेस प्रोन टू मलेरिया, ऐसा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ 23 क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से देखिए और एनसीईआरटी लेकर बैठिए और एक एक क्वेश्चन बनाइए, देखते हैं जहाँ भी दिक्कत हो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।